हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इवापोरेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इवापोरेशन के बारे में बताया था कि इवापोरेशन होता क्या है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इवापोरेशन का हमारी जो सराउंडिंग है उसके ऊपर क्या हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हमने पिछले वीडियो में फैक्टर्स की बात करी थी तो हमारे टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी थी, हमारा सरफेस एरिया था, विंड स्पीड थी, ये सारी चीज़ें थी जो इवापोरेशन को प्रभावित करती थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इवापोरेशन का हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, इवापोरेशन का हमारे सराउंडिंग पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारा सराउंडिंग जो है कूल हो जाता है, हमारा सराउंडिंग जो है बिल्कुल ठंडा हो जाता है जहाँ पर इवापोरेशन हो रहा है। क्योंकि उसके अंदर से कुछ सराउंडिंग से हीट ले ली जाती है और उस हीट को ले लेने की वजह से जो है हमारा सराउंडिंग ठंडा पड़ जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में बताया था। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए जो हीट सप्लाई की जाती है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जैसे ही हमारा इवापोरेशन होता है किसी भी सरफेस पर, तो इवापोरेशन में लिक्विड से वाटर जो है अपनी गैस स्टेट में जाता है। तो लिक्विड से गैस स्टेट में किसी भी लिक्विड को जाने के लिए, चाहे वाटर हो या कोई भी हो, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ती है। और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वाटर अपने सराउंडिंग से ले लेता है। और जब सराउंडिंग से हीट ले लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा और सराउंडिंग में जो है ठंडक या कह लीजिए सराउंडिंग जो है कूल अपने आप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वोलाटाइल लिक्विड वो होते हैं जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। लिक्विड कोई भी हो, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से इवापोरेट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते इवापोरेट। जो नहीं होते वो हैं आपके नॉन वोलाटाइल लिक्विड, और जो आसानी से इवापोरेट हो जाते हैं वो है वोलाटाइल लिक्विड। वाटर हमारा वोलाटाइल लिक्विड है। इसके अलावा हमारा एसीटोन और हमारा एल्कोहल, ये दोनों भी जो है वोलाटाइल लिक्विड हैं जो कि आसानी से इवापोरेट हो जाते हैं। अब हमने इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन में से पहले टॉपिक में जो बात करी थी ये बताया था कि इवापोरेशन जहां होता है वहां सरफेस हमारा या सराउंडिंग हमारा कूल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि गर्मियों में हम लोग जो है कॉटन के कपड़े पहनते हैं और कॉटन के कपड़े जो है हमें बहुत आरामदायक फील कराते हैं, बहुत आराम महसूस कराते हैं। इसके पीछे भी स्टूडेंट्स जो रीजन है वो इवापोरेशन ही है। जैसा कि आपको मालूम है, जब गर्मियां अधिक पड़ती हैं समर्स के टाइम में हमको पसीना बहुत आता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो वाटर रेगुलेशन, शरीर का जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म है वो ज्यादा से ज्यादा स्वेट करता है ताकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है अंदर का वो मेंटेन रह सके। अब गर्मियों में जब हमें ज्यादा पसीना आता है तो यहां हम बता दें कि जो कॉटन है इसको पसीने को एब्जॉर्व करने की क्षमता ज्यादा होती है। कॉटन जो है किसी भी लिक्विड को आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है, तो यही कॉटन जो है हमारे पसीने को ज्यादा एब्जॉर्व करता है। अब जब पसीने को ये ज्यादा एब्जॉर्व करता है तो उस पसीने को इवापोरेट होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है। ये तो स्टूडेंट आप भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस एरिया है वो इवापोरेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो हमारा इवापोरेशन ज्यादा होगा, अगर कम सरफेस एरिया है तो इवापोरेशन कम होगा। अब जब कॉटन ने हमारे स्वेट को, हमारे पसीने को ज्यादा इवापोरेट कर लिया तो हमारे पसीने को इवापोरेशन होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया, और जब ज्यादा सरफेस एरिया मिला तो इवापोरेशन ज्यादा हुआ। और जब इवापोरेशन हमारा ज्यादा होगा तो हमारे पसीने को इवापोरेट होने के लिए, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत होगी, जैसा कि हम बता चुके हैं। और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे स्वेट को, हमारे पसीने को कहां से मिलती है? हमारी बॉडी के सराउंडिंग से ही मिलती है। और जो हमारा स्वेट है वो इवापोरेट होने के लिए हमारे शरीर के ओर पास की, जो हमारे बॉडी के ओर पास की जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग है, वहीं से वो हीट ले लेता है और इवापोरेट हो जाता है। अब जब हमारी बॉडी के ओर पास से हीट ले ली जाती है तो हमारी बॉडी जो है अपने आप ठंडक महसूस करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, जिससे हम जो है कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। व्हाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? जो हम कॉटन के कपड़े हैं वो समर में पहनना हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है? इसके पीछे भी रीजन इवापोरेशन है। अच्छा, दूसरा आपका टॉपिक मैं यहां पे बता दूं, वर्किंग
ऑफ ए डेजर्ट कूलर। जब गर्मियां अधिकतर आती हैं तो हम लोग जो कूलर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कूलर कैसे वर्क करता है? कूलर के वर्क करने के पीछे भी स्टूडेंट्स इवापोरेशन ही कारण है। इवापोरेशन में जैसे देखिए, आप कूलर कोई भी यूज करते हैं, उसके 3 साइड आप जो है ग्राफ के 3 पैड लगाते हैं, शीट्स लगाते हैं, जिन्हें उसकी खिड़की भी बोल देते हैं हम, ग्राफ की शीट लगाते हैं, और उसको पानी को जो है उन तीनों शीट्स के ऊपर हम जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से स्प्रेड करते हैं इक्वल अमाउंट में। तीनों बेड्स के ऊपर, ग्रास बेड्स के ऊपर पानी को हम स्प्रेड करते हैं। इससे क्या होता है, हम जो है पानी को इवापोरेट होने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जब हम ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं तो इवापोरेशन ज्यादा होता है, और जब इवापोरेशन ज्यादा होगा तो वो अपने सराउंडिंग से, अपने कूलर के सराउंडिंग से ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब वो ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करेगा अपने सराउंडिंग से, तो उसके कूलर के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो तो अपने आप कम हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो कूलर की सराउंडिंग है वो एकदम कूल हो जाएगी, और जब वो एकदम कूल हो जाएगी तो जब वहां से हवा चलेगी तो हवा भी ठंडी ही चलेगी। सो इवापोरेशन इज द रीजन बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ डेजर्ट कूलर। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, हम उन्हें लिक्विफाइड कैसे कर सकें? आपने देखा होगा जो एटमॉस्फेरिक में गैसें हैं हमारी, वो तो गैसेस फॉर्म में हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऑक्सीजन जो है सिलेंडर में भरी हुई मिल जाती है, हाइड्रोजन को भी एक सिलेंडर में भर लेते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उनको कैसे लिक्विफाई कर दिया? ये तो एटमॉस्फेयर की गैसें हैं, तो ये तो गैसेस फॉर्म में रहती हैं, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में कैसे आ गई? इनको हमने लिक्विफाई कैसे कर दिया? सो स्टूडेंट्स, इनके लिक्विफाई के पीछे जो रीजन है वो है आपको इनका प्रेशर बढ़ाना होगा और इनका टेम्परेचर घटाना होगा। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, देन द पार्टिकल्स ऑफ दीज गैसेस कम क्लोजर टू ईच अदर एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज। जब आप प्रेशर डालते हैं गैसेस के ऊपर, तो इसके जो पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है बहुत ज्यादा होता है, तो ये गैसेस प्रेशर डालने से एक दूसरे के पास आती हैं, और पास आने से इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो कम हो जाता है। अब जब बिल्कुल पास आती हैं, जब ये पास आ गए और आपने इनका टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घटाने से क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी पर थे इससे पहले, उनका टेम्परेचर घटाने से उनका मोशन कम हो गया। अब जब मोशन कम हो गया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के पास आ गए, प्रेशर बढ़ा दिया तो पार्टिकल्स पास आ गए, और जब टेम्परेचर घटा दिया तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। इससे सारे के सारे पार्टिकल्स गैसेस के एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वो उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और वही केमिकल बॉन्ड जैसे ही बनता है, वही केमिकल बॉन्ड जैसे इनके बीच में बनता है काइनेटिक एनर्जी कम हो जाने की वजह से और पार्टिकल्स के एक दूसरे के पास हो जाने की वजह से, जो गैस है वो अपना लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, you can say that if you want to liquefy the atmospheric gases, then you must have to increase the pressure and decrease the temperature. Next, our topic is water becomes cooler in earthen pot. देखिए, आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग जो है गर्मियों के महीने में मटकों में पानी भर के रहते हैं, मिट्टी के मटकों में पानी भर के रहते हैं, और जब कोई आप नया मटका खरीद के लाएं और उसमें पानी भरें तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके पीछे रीजन भी इवापोरेशन ही है। आप जब एक मटके को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आउटर सरफेस पर बहुत छोटे छोटे, बहुत महीन पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं। जब आप मटके के अंदर पानी भरते हैं तो मटके के इनर सरफेस से आउटर सरफेस तक जो है पानी हल्का हल्का पहुंच जाता है, उन स्मॉल पोर्स के जरिए होता हुआ। अब जब वो उन स्मॉल पोर्स के जरिए उस मटके के चारों तरफ पहुंच जाता है तो इवापोरेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है, और वहां से इवापोरेशन जो है शुरू हो जाता है। अब जब इवापोरेशन अर्थन पॉट से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, जो छोटे छोटे छेद थे वहां से इवापोरेशन होना शुरू हो गया, तो इवापोरेशन के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मटके से ही मिलती है। मटके में जो पानी रखा होता है उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिलती है, जिससे क्या होता है, मटके का टेम्परेचर कम हो जाता है।
अब जब मटके का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसके अंदर जो पानी रखा हुआ है वो अपने आप ठंडा हो जाएगा और हमारा जो अर्थन पॉट की वर्किंग है, जो रीजन है इसके पीछे कि अर्थन पॉट में पानी ठंडा क्यों हो जाता है, वो भी आपका इवेपोरेशन ही है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आपने दो शब्द सुने हैं अधिकतर इसी चैप्टर में, एक तो बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में स्टूडेंट्स आपको कभी कभी लगता होगा कि ये बिल्कुल सेम है, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है, इनमें बहुत अंतर है। बॉइलिंग जो होती है किसी भी लिक्विड की, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, और इवेपोरेशन जो होता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर तो टेम्परेचर का है। बॉइलिंग होगी इसके बॉइलिंग पॉइंट पर और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर होगा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। दूसरी स्टूडेंट्स, बॉइलिंग आपका एक बल्क फिनोमेना है, यानी जो बॉइलिंग होगी आपकी पूरे के पूरे जिस भी कंटेनर में आप बॉईल कर रहे हैं वाटर, चाहे कोई भी कंटेनर हो, कोई मग हो, कोई टब हो, किसी में भी आप बॉईल कर रहे हैं, तो बॉइलिंग जो होगी उसके बिल्कुल बल्क से होगी। ये एक बल्क फिनोमेना है, यानी कि उसके बीचा बीच से बॉइलिंग होगी। और जबकि आपका इवेपोरेशन स्टूडेंट्स आपका सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होता है, उसका उसके बल्क से कोई लेना देना नहीं है। जो सरफेस पर इवेपोरेशन की पूरी प्रोसेस गोइंग ऑन होती है, बल्क बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहता है, और जबकि बॉइलिंग में बल्क से ही इवेपोरेशन शुरू होता है। बॉइलिंग में आपको एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कोई बर्नर या कोई हीटर या कोई गैस स्टोव, जिससे कि आप जो है जिस लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं उसको एनर्जी सप्लाई कर सकें। जबकि इवेपोरेशन में किसी इस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। इवेपोरेशन तो जो है अपने सराउंडिंग से ही हीट ले लेता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस हो जाती है। इवेपोरेशन जब होना है तो किसी प्रकार के गैस की, बर्नर की या स्टोव की जरूरत नहीं होती। बॉइलिंग का आपके जो एटमॉस्फेयर है उस पर इफेक्ट ये पड़ता है कि वहां हीटिंग हो जाती है, वहां गर्मी बढ़ जाती है, जबकि इवेपोरेशन से वहां कूलिंग इफेक्ट आता है, वहां ठंडक आती है। तो स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में सबसे बड़े अंदर जो है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हमने आपको सिखाया था गैसेस के बारे में। इसमें गैसेस अधिकतर अपनी गैसेस स्टेट में होती हैं, लेकिन उन्हें प्रेशर डाल करके लिक्विड स्टेट में भी हम ला सकते हैं, जैसा कि इस टॉपिक में मैंने बताया था अभी लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस में, कि आप जो है गैसेस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। लेकिन लिक्विफाई गैसेस को जब आप किसी भी कंटेनर में रखोगे तो वो उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर डालती है, उसका जो बॉटम होगा उसमें प्रेशर डालेगी, उसकी जो साइड वॉल्स होंगी उसमें भी प्रेशर डालेगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो गैसेस हैं वो प्रेशर क्यों डालती हैं। जिस भी कंटेनर में आपने गैस भर के रख दी उसमें प्रेशर डालेगी। प्रेशर क्यों डालेगी? गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड से वाइब्रेट करते हैं और उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इवन आप उनको लिक्विफाई कर देते हैं तो भी उनकी जो वाइब्रेशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, और उस वाइब्रेशन स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उस कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं, टकराते रहते हैं आपस में। तो इस कोलाइडेशन की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है और जिस कंटेनर में गैस रखी गई है उस कंटेनर में और गैस के पार्टिकल्स में, इन दोनों कोलाइड, दो तरह से कोलाइडल हो रहा है, और इन दोनों कोलाइडल की वजह से जो गैस है हमारी अपने कंटेनर के, जिस कंटेनर में वो रखी गई है उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर डालती है। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके आज क्लियर हो गए और अब आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप अपने चैप्टर में से जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं इन 4 वीडियोस में, उन सारे को अच्छे से लर्न करें, सबको देखें और पढ़ने की और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू स्टूडेंट।